Indian politics is not just standing in silo, or even international politics is not something that is among the states. We must say that that comes much before Islam, and the connotation has been कि क्या वो ज़ाया कर रहा है. I agree with these things, but it's not their choice. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बार मेरी बातों में आ रहा है कि context is very important. ये डिबेट, ये मुद्दा ये नहीं है कि सपोर्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. मुद्दा ये है कि किस तरीके से सपोर्ट करना और कहाँ पे रिजेक्ट करना है. You go to Kozhikode, Malappuram. Relatively speaking, it is a Muslim majority area. You will see the reason for women wearing it is the increase in expatriation. आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है. किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है. हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. माइनॉरिटी और जेंडर, जो ये दो क्वेश्चन है, इस पे हम आपसे बात करना चाहेंगे. पहला सवाल यही है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? माइनॉरिटी एंड जेंडर से ज़्यादा मेरे लिए इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ जेंडर एंड कल्चर. बाय कल्चर आई मीन बहुत सारे ट्रेडिशनल, बहुत सारे कस्टम्स हम लोग ऑन अ डेली बेसिस फॉलो करते हैं. अब उन सारे कस्टम्स में मैंने देखा मेरे स्टडी के दौरान दैट जेंडर इक्वालिटी वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज वाज पैशनेट अबाउट, बट एक कॉन्ट्रडिक्शन आता था कि कुछ सारे चीज़ें पॉलिटिसाइज्ड नहीं होता है, उसका राजनीतिकरण नहीं होता है, और कुछ सारे चीज़ों का वो राजनीतिकरण होता है. जैसे कि इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बिंदी पहनूँ, मैं साड़ी पहनूँ, तो वो उस तरीके से राजनीतिकरण और पॉलिटिसाइज्ड नहीं होता है. पर अगर मैं हिजाब पहनूँ तो वो पॉलिटिसाइज्ड होता है. तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा क्यों होता है कि कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होते आए हैं ट्रेडिशनली, वो हम एक लीनियर तरीके से देख सकते हैं. वहाँ पे हमें लगता है कि अरे यहाँ पे तो राइट्स का जो क्वेश्चन है वो सच में वायलेट हो रहा है, और कुछ जगह पे हमें लगता है कि ये राइट्स का क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि वो एक कहीं बाहर से आया हुआ स्टीरियोटाइप बन रहा है, राइट? तो यही था मेरा सवाल कि मैंने क्यों ये जेंडर और कल्चर के जो मुद्दे हैं, specifically two things that I look at in my work, that is female circumcision and hijab, why I looked at from the lens of international politics. Because I say that Indian politics is not just standing in silo, or even international politics is not something that is among the states. What are happening to the individuals, to women, right? What is the mutuality between the two discourses? तो यहाँ से शुरू होता है मेरा प्राइम सवाल, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से हूँ, और काफ़ी समय ये मुझे पूछा जाता है कि ये सब चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे हो गया. तो मेरा आंसर यही रहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ इंडिया ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, यूएस ये कर रहा है, ये सिर्फ इसका मुद्दा नहीं है. हम इसको ब्रॉडन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे एवरीडे अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा हम उसे देख सकते हैं. तो क्यों ना उस चीज़ को भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेंस से हम लोग देखें. दिस इज़ व्हाट ड्रोव मी टुवर्ड्स दिस वर्क. हाउएवर, एक मतलब एज अ मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन पोजीशन, बहुत समय मुझे ये पूछा जाता है कि तुम भी क्या वही चीज़ कर रहे हो कि माइनॉरिटी विमेन है उनको बचाओ, बिकॉज आई कैरी the privilege of my name. And what I want to say, not necessarily in my defense, but being true to what I've studied so far, is that I'm not speaking on behalf of anyone. I have spent, as I mentioned, I've spent almost 10 years of my life working in this area. I have collected narratives over years. I have gathered them, collated them, analyzed them. So what I say is based on evidences and
evidence to me comes from the narratives of these women. So this is not something that I'm saying on behalf of them. This is what they have said. And thanks to my position, thanks to where I am, I think I have a responsibility, and I also have some kind of luxury of the name to be able to say certain things in a much more assertive manner. So this is where I come from. तो in आपने terms of बेसिकली जैसे 10 साल की स्टडी की है जो एक हिजाब की प्रैक्टिस है उसको इंटरनेशनल लेंस से देखा है, जी। तो उसमें आपके क्या फाइंडिंग्स रहे? मतलब ये तो बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये दिस इज द एंटायर वर्क दैट आई हैव डन। मैंने किस तरीके से इसको देखा है वो मैं आपको बताऊँ तो शायद ये कन्वर्सेशन इजी हो जाएगा। आप जब देखेंगे सारे दुनिया में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे देशों में आपको ये देखा आप ये देखेंगे कि अभी एक चीज़ है कि बैन करते हैं, राइट? आई मीन अ ग्लिम्स ऑफ दैट वी ऑल्सो सी इन इंडिया, but the connotation would be very different, or there are parallels. So what I do, I first map the international discourses कि different जगहों में countries में क्या हो रहा है. I also try to historicize it. आप मुझे पूछ रहे हो हिजाब के बारे में बताओ. I think a lot of our audience would like to know what is hijab. ये आता कहाँ से है? हम what we mean by that. So a lot of what I try to do is to look at, to historicize hijab, to look at the legislations और कहाँ से ये जो बैनिंग का जो एक spree है, right, जो 2010-11 उस समय के बाद से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? और उसमें जो ग्लोबल नैरेटिव है वो कैसे बदल रहा है थैंक्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग इस्लामोफोबिया। तो वो मेरा ग्लोबल नैरेटिव फॉर्म करता है। जब मैं इंडिया का बात करती हूँ मैं ये जो दोनों डिस्कोर्सेस है उसके अंदर एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है वही इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स अ टू वे प्रोसेस, दैट्स हाउ आई फ्रेम इट। क्योंकि इंडिया का भी एक अलग हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री में इंडियाज़ हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, the way communal distrust brewed in India, and what role did that play to construe something like hijab in a contentious manner. So this is the arch of the study, but we can just go into specific context maybe to sort of elaborate this even more. हाँ, तो बेसिकली जो हिजाब का एक जर्नी रहा है वो कैसे आया, कैसे चेंज हुआ और अब उसकी क्या पॉलिटिक्स है, अगर उस पर हम बात कर सके तो पहला जो हम लोग बात करते हैं कि हिजाब क्या है। अभी जिस जगह से हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हिजाब सिर्फ एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, उसका मीनिंग क्या है। मेरे वर्क में आई डोंट यूज़ द टर्म हिजाब, I use the term veiling. So veiling is a much more generic term to talk about the same practice which has different manifestations. तो फदवा एल्बंदी का एक definition है जो मैं उस definition academic तरीके से नहीं जा रही हूँ, but एक there are few elements to it कि एक veil जब आपको बोला जाए तो क्या क्या चीज़ उसमें आता है। एक तो है ये एक material है, तो it's an article of clothing कि हम कपड़ा पहन रहे हैं। दूसरा चीज़ है एक स्पेशल कॉनोटेशन है, मतलब जो पर्दा हम लोग बोल रहे हैं कि एक स्क्रीन जो डिवाइड करता है उसका कॉनोटेशन है। द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज इट दैट हिजाब इज कनोटिंग और कम्युनिकेटिंग। इट इज़ कम्युनिकेटिव, सो इट इज़ रिवीलिंग समथिंग, it is concealing something. So a lot of where we locate the politics of veiling or politics of hijab is this: how much is being seen and how much is not, right? And of course, religiosity is there, but the essential meaning of veiling with respect to religion is not necessarily the way we understand, the crude understanding of religion, but it's a division, it's a seclusion from the worldly affairs. It's more at the level of spirituality. You know, when we think about veil, this is how we can think about veil. या अभी historically speaking, first evidential reference जो वेलिंग का मिलता है वो 1200 बिफोर क्राइस्ट में मिलता है। जो असीरियन एज है उस सिविलाइजेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डॉक्यूमेंटेड।
लीगली स्पीकिंग। उसमें क्या था कि जो उस सिविलाइजेशन के जो हायर सोशल स्टेटस वाले महिलाएं हैं, सिर्फ उनको अलाउड था वेल पहनना। अगर वो स्लेव्स पहनते थे तो वो उनके लिए पनिशेबल ऑफेंस होता था। तो हिजाब इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड आई मीन preferably I would use the term veiling in that context, we must say that that comes much before Islam, and the connotation has been कि क्या वो ज़ाया कर रहा है, what is the meaning attached to this, and the meaning is of social status. उसके बहुत साल बाद इस्लाम आया है. Common Era 570 is when the Prophet was born, right? So you can see the big gap there. अभी वो असीरियन रीजन कौन सा है? असीरियन रीजन में आपका पड़ता है टर्की, करंट मॉडर्न डे टर्की, ईरान, इराक, सीरिया. तो आपको ज्योग्राफिकली पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है और कैसे वो रिलीजियस प्रैक्टिस से ज़्यादा वेलिंग हैज़ बिन अ कल्चरल प्रैक्टिस, राइट? तो वहाँ से वेलिंग का जो जर्नी है वो शुरू हो रहा है. उसी सेम रीजन में, अराउंड दैट रीजन, इस्लाम इज एक्सपैंडिंग. तो जाहिर सी बात है कि एक कोरिलेशन वहाँ पे रहेगा. 9th to 13th century इज द टाइम इस्लाम में इस बात का एक मान्यता हो जाता है कि वेलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन. बट देखा जाए तो दैट ऑल्सो हैज़ अ रीजन. इट्स द सेम पीरियड ऑफ क्रूसेड, सो दैट रीजन वॉज इन टर्मोइल एनीवे. तो वो कल्चरल जो एक सिचुएशन और जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. स्क्रिप्चर वाइज अगर बात करें, कुरान में हिजाब शब्द का बहुत 7 बार यूज़ किया गया है. उसमें से एक भी बार 6 times it is not used in the context of what we are talking about. Only once it is talked where they are talking about a seclusion of the Prophet's wives, one of his wives. There are other terms used in the Quran. जिल्बाब का जिक्र किया गया है जिसमें हर इंसान के बॉडी को कवर करने का बात किया गया है. जो चैप्टर 24 है कुरान के, उसके 30th जो वर्स है, इंटरेस्टिंगली वो क्या बोलता है? वो पहला चीज़ बोलता है कि मैन यू लोअर डाउन योर गेज. और वो उसके नेक्स्ट वाला जो वर्स है सेम चैप्टर का, उसमें बोला जाता है कि विमेन यू शुड ऑल्सो बी डूइंग द सेम. स्क्रिप्चर वाइज इस्लाम में अगर देखा जाए तो एक रेसिप्रोसिटी है वहाँ पे. कोई एक जेंडर को नहीं बोला जाता है. दैट इज अबाउट द स्क्रिप्चर. बट एज आई सेड जस्ट बिफोर दैट कि उसके साथ देन कल्चरल लिंकेज हो जाता है, बिकॉज एक बहुत ही वल्नरेबल टर्मोइल वाला टाइम पे आप जी रहे हो. सो नेचुरली हिजाब का एक और वेलिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन हो जाता है इस्लाम के साथ. वेलिंग इज नॉट एक्सक्लूसिव टू Muslims at all. Hijab is a term which is Arabic, but veiling is something that is used in different regions, in different cultures, including, I would say, in India. Ghungat is also a form of veiling, right? And that has to do with the nature of agrarian society that India is. तो कहीं पे जहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा घूंघट वाले महिलाएं नहीं दिखेंगे. तो कोई भी एक प्रैक्टिस, जो मेरा स्टडी ये बोलता है कि कोई भी एक प्रैक्टिस ना एक मोनोलिथिक मीनिंग नहीं क्रिएट कर सकता है कि ये है और ये अच्छा है या ये बुरा है. ऐसा चीज़ कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते हैं. और सेम थिंग फॉर हिजाब. Hijab per se is not good or bad. So hijab in its context becomes how we would like to see it. तो जो देखना चाहिए हमें कि ये डिबेट, ये मुद्दा ये नहीं है कि सपोर्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. मुद्दा ये है कि किस तरीके से सपोर्ट करना और कहाँ पे रिजेक्ट करना है. क्या what is it that we are opposing? Are we opposing some kind of top-down imposition? So that is where the trajectory of hijab would come from and how it evolved.
तो जैसे आपने कहा कि कहाँ हमें सपोर्ट करना और कहाँ अपोज करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू के इट्स नॉट वाइट एंड ब्लैक। सो आप जो करंट पॉलिटिक्स ऑफ बैनिंग देखती हैं उसमें आप कहाँ है, वेयर डू यू स्टैंड ऑन द स्पेक्ट्रम? मैं शायद यहाँ पे वो एक रीसेंट जो डिबेट था, ये हर कोई बात कर रहा था, सेलिब्रिटीज़ अपने बाल काट रहे थे सपोर्टिंग इरानियन वुमेन हु वांट टू रिजेक्ट वेयरिंग हिजाब। तो मुझे ऑफन पूछा जाता था कि अच्छा ये सही है, देन दीज वुमेन आर इन कर्नाटका दे वर गर्ल्स हु वांट टू वेयर इट। तो मतलब अगर वहाँ पे आप उसको महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हो to not wear it, यहाँ पे कैसे सपोर्ट कर सकते हो to wear it? Isn't it contradictory, right? So the point here is that these are two different contexts. As I said, hijab in isolation doesn't have much meaning to it. Hijab को उसके context में देखना है. तो what we need to ask is, what is it that we are opposing? In the context of Iran, there is an imposition. In the context of India too, in the context of Karnataka, there is an imposition too. It is a question, I mean, supporting or rejecting is a question of autonomy. Whether women's autonomy is being curbed or not. So let's decipher this a little more. There is Iran, there is India. What are happening differently in these two countries? Iran, हमें पता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। ईरान में इस्लाम जो है पर्टिकुलरली शिया मेजॉरिटी है, और ईरान में जो है इस्लाम एक स्टेट रिलीजन के तौर पे देखा जाता है। तो क्या होता है कि स्टेट एंड रिलीजन वहाँ पे एक साथ काम कर रहा है, और वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप ये नहीं पहन सकते हो। तो वो कौन बोल रहा है? स्टेट और रिलीजन मिल के बोल रहा है, डिक्टेटिंग वुमेन्स बॉडी। तो वो जो मुद्दा फ्रेम हो रहा है वो मुद्दा है जेंडर राइट्स का, विमेन को दबाने का मुद्दा है। अगर ईरान का हिस्ट्री थोड़ा सा देखा जाए तो 1936 में जब शाह रजीम था, तभी उन्होंने एकदम उल्टा एक डिक्टेट जारी किया था जिसका नाम है कशफ हिजाब। आप पहन ही नहीं सकते हो क्योंकि आपको मॉडर्न बनना है। अगर आप पहनोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, जेल होगा। Cut to 1980s, it changed drastically thanks to the Islamic Revolution, and it became the polar opposite. However, it's so interesting that there were many women in Iran who never wore a hijab as such, but they supported those who wanted to wear it. In 36? Yes, I mean they supported. I mean they were against Shah regime. Right? So they were supporting women who wanted to wear it. और उसके बाद जब ये पूरा पासा पलट गया, तब ये दूसरे तरीके का डिक्टेट हो गया। तो ये लॉन्ग हिस्ट्री जो है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्टेट और रिलीजन एक साथ मिल के, जहाँ पे ये एक मेजॉरिटी रिलीजन है, वहाँ पे विमेन को उनके बॉडी के ऊपर आप डिक्टेट जारी कर सकते हो। So that is Iran. In India, it's not a blanket ban. We are not even discussing anything near that, thankfully. It is about Karnataka, and it suddenly happened that the conversation started around education institutions in Karnataka, starting with a particular education institution in Udupi. Now, not going into the details of the case, but यहाँ पे जो है, जो महिलाएं जो बोल रहे हैं कि हमें पहनना है, पहली बात यह है कि वो सिर्फ वुमेन नहीं है। इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ जेंडर राइट्स हियर, इट्स अ मैटर ऑफ जेंडर प्लस माइनॉरिटी राइट्स। क्योंकि यहाँ पे उनका कल्चर जो है, जो उन्हें लगता है कि हिजाब के थ्रू वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उस पे रोक लगाया जा रहा है। अगर जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है ना कुणाल, उसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया का जो पार्ट है जहाँ पे वो इस बैन को नहीं मानते, अगर वो देखा जाए ना तो बहुत इंटरेस्टिंगली ये हम देख पाएंगे कि वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर आप उनको नहीं पहनने दे रहे हो, ये यूनिफॉर्मिटी का डिस्कशन तो बहुत बात की बात है, आप बेसिक जो राइट है विमेन का
उसको उस पे बाधा डाल रहे हो। सो वो बेसिक राइट है एजुकेशन, क्योंकि हिजाब पहन के जब आप क्लासरूम में बैठ रहे हो, आपके एजुकेशन और लर्निंग के बीच में तो वो नहीं आ सकता है। अब अगर आप बोल रहे हो कि नहीं आप नहीं पहन सकते हो, तब क्या होगा, बहुत सारी फैमिलीज में हो सकता है कि बोलेंगे कि अच्छा क्योंकि ये नहीं है तो आप एजुकेशन भी परस्यू ना करो। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोबिलिटी. If me wearing a certain dress allows me mobility, why not? How is it fundamentally challenging anything like our constitutional values? मतलब अगर मैं एक ड्रास्टिक एग्जाम्पल दूँ, काउंटर एग्जाम्पल दूँ, कि कल अगर बोल दिया जाए कि सारे जो विमेन हैं हमारे इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सब कल से शॉर्ट्स पहन के आएंगे, हमारे इंडियन कल्चर के तौर पे कितने सारे लोग उस पर कंफर्टेबल होंगे और कितने सारे लोग वो एजुकेशन अवेल करने जाएंगे। एक जो कपड़ा हम पहन के कंफर्टेबल है, पहनते आ रहे हैं, इट्स जस्ट इट बॉइल्स डाउन टू समथिंग एज सिंपल एज दैट। व्हाई वुड सडनली यू विल कम वन डे एंड से कि नहीं ये नहीं कर सकते। आप बरोबर से एजुकेशन दो तो आदमी खुद समझ जाएगा उसको क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। जी Versus if you are telling them that if you are wearing this attire you cannot come and educate yourself, so वो मैं समझता हूँ is like totally off. But काफ़ी लोगों का argument ये भी रहा है कि those are kids, it's not their choice but it's their mobility, it's their comfort, it's what they know. I agree with these things but it's not their choice. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि ये चॉइस है क्या। कभी हम में से किसी ने भी एब्सोल्यूट तरीके से चॉइस को एक्सरसाइज किया है या नहीं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल करते हुए बहुत समय ऐसा हुआ है कि मैंने अपना दुपट्टा खींच के मैंने अपना ब्रेस्ट को कवर किया है। अब आप ये बताइए ये चॉइस है या नहीं है। ये चॉइस है भी और नहीं भी, राइट। तो चॉइस का जो मुद्दा है उसमें क्वेश्चन ये है कि उसमें डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी कितना है। तो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी को हम लोग कैसे समझेंगे, वो अगेन एज आई सेड आई थिंक वो बहुत बार मेरे बातों में आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो चीज़ हम लोग यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट चॉइस अगर है नहीं इस पूरे डिस्कशन में बचता है, और जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा गौर करना चाहती हूँ इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एजेंसी। सो हाउ इज एजेंसी डिफरेंट फ्रॉम चॉइस। एजेंसी में जो बात है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है इट्स अ पोटेंशियल टू एक्ट। इट्स अ पोटेंशियल टू एक्ट गिवन द स्पेसिफिक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ सबऑर्डिनेशन। सिर्फ एक जो कपड़ा है वो पहन के या ना पहन के इसका मीनिंग ये सबवर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। हमें क्या देखना है कि ये जो एज आई सेड कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो जेंडर राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन मुस्लिम विमेन के कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली द कॉनोटेशन चेंजेस, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ जेंडर के तौर पे इसको नहीं देख सकते, वो माइनॉरिटी क्वेश्चन के उनके एक्सप्रेशन के तौर पे भी आपको देखना है। सो वो जो हिस्टोरिकल ओप्रेसिव स्ट्रक्चर है, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि एक ना इंडियन और जिस तरीके से द इंडियन कमेंटेटर्स हैव कमेंटेड ऑन दिस, ऐसा लगता है कि वही चीज़ है कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। एक प्रोटेक्टर सिंड्रोम इसमें काम करता है। मेरे काम के दौरान मैं ये बहुत बार पूछती हूँ लोगों को कि अच्छा मुस्लिम वुमेन है क्या। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मुस्लिम वुमेन एक होमोजेनस एक कैटेगरी है, एक ब्लॉक है। हिंदू वुमेन के बारे में हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। मुस्लिम वुमेन के बारे में भी हमें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में बेस्ड ऑन डिफरेंट कल्चर्स बहुत सारे डिफरेंसेस है इवन अमंग्स देम इन हाउ दे परसीव दिस। तो बात यह है कि लेट्स हियर फ्रॉम देम। मैंने अपना स्टडीज़ जो किया है, आई हैव डन दैट इन अहमदाबाद। आई हैव कंडक्टेड माई स्टडीज़ इन मलप्पुरम, कोझिकोड मलप्पुरम, कैलकाटा एंड दिल्ली। तो ये जो 4
जो फील्ड्स है, ये 4 फील्ड में आपको बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अहमदाबाद में एक कॉन्टेक्स्ट है पोस्ट 2002, पर जिनसे मैं बात कर रही थी वहाँ पे, उनके पास राइट्स का कोई रेफरेंस नहीं है। दे वर टू यंग दैट टाइम, राइट? जिनसे मैं बात कर रही थी इन मेरे स्टडी के दौरान, बट वो लोग बहुत सारे और मोस्टली दे वेर ऑल वेयरिंग हिजाब और पर्दा ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वो क्यों है? मच ईयर्स बैक, लाइक एज आई लुक एट डॉक्यूमेंट्स, हिजाब वॉज नॉट एज प्रेवलेंट। तो बहुत सारा चीज़ इसमें काम कर रहा है। एक है कि इन द आफ्टरमाथ ऑफ 2002 state was absent. Who took their place? Who took the place of the state? In Religious, in Gujarat. any role, हाँ. Yes, religious, outfits. They took the role. उन्होंने जो घर जल गए थे, उन्होंने नया जगह बनाए, वो अलॉट किया। साथ में ये भी बोला कि बुर्का भी पहनना है, राइट? सो वो रिएक्शनरी एलिमेंट वहाँ पे रह गया, क्योंकि स्टेट जो वो रोल प्ले करना उनको चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे वो उस जनरेशन के औरतों को वो पकड़ाया गया, और उस टाइम as what, a tool of identification and sticking together. ये बोल के कि आप लोगों के सिन के वजह से नहीं, आपके ये जहीलियत है, ये सिन जो आप लोगों ने इतना दिन कमिट किया, आपने ये सब नहीं पहना, राइट? तो इसके वजह से ये सब आपको देखना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको हम और एक सेक्लूडेड जगह पे रखेंगे, ये सारे पाबंदियाँ लगाएंगे। इनफैक्ट कुछ जगह पे टीवीज़ पे भी पाबंदी लगाया गया था, ऐसे कुछ मोहल्लों में। अभी उसके बाद क्या हुआ कि 2002 के बाद, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अहमदाबाद, it was the peak of ghettoization, right? Communities are not talking to each other. There is no interaction. So they're only looking at their peers and learning from each other. Their only reference point is amongst themselves. Surreptitiously, if you look at it, everything is very clearly divided. कौन से अपार्टमेंट में कौन रह सकता है? I think it's a very clear sign in most of the urban spaces, but वहाँ पे वो और भी ज़्यादा visible है। कौन से स्कूल में कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता है। All these things were very clearly demarcated. अभी जो next generation के जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो सिर्फ वही रेफरेंस पॉइंट देख के बड़े हो रहे हैं, तो उनका जो peers से लर्निंग है वो उसी में सीमित रहेगा। Another important part that plays across the board these days, another factor, is social media. You'll see a lot of hijabi influencers, a very strong sense of fashion economy, for modest fashion economy, coming from different countries, different clothing material. They got it from different places. Dubai becomes a very important place where these kinds of things, these kinds of transactions happen political economy wise. तो वो भी influence कर रहा है सारे जगहों में। कुछ जगहों पे ऐसा भी है, I mean some very I would say everyday reason is that अरे हिजाब, एक जो अबाया है या हिजाब है, it's an easy thing to wear. मतलब मेरे पास 2 ही कपड़े हैं, मैं काम कर रही हूँ और वो दूसरा कपड़ा मैं अभी नहीं पहन सकती, चलो ऊपर से एक हिजाब, एक बुर्का पहन लिया, ग्रॉसरी होके आए। So it's also a matter of convenience. Of course, piety is also there. There's no doubt about it. But वो piety जो the ijtimas, the gatherings amongst Muslims, you'll see that they have also increased over the years. And that is also because my understanding is that आप दूसरे कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम कर रहे हो, दूसरा आपके पास इमेजेस अभी काफ़ी ज़्यादा है कि कोई पे कुछ लिंचिंग हो रहा है, कोई पे कुछ हो रहा है, यू हैव द इंफॉर्मेशन मच स्विफ्टली। सो एक जो सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी है वो भी बाइंड कर रहा है एक कम्युनिटी को। सो रिएक्शन होने का चांसेस विल बी मच हायर। और रिएक्शन, and I'm not saying that a community can be, the reaction is shown a lot of times on women's bodies. Women's bodies often become the repository of honor.
तो उसको ढक देके that is where the increase that you are asking some time back. So there are multiple factors. You go to Kozhikode, Malappuram, relatively speaking it is a Muslim majority area. You will see the reason for women wearing it is the increase in expatriation. The Gulf connection is very strong. So they have access to those materials. They have access to interesting designs of hijab, right? They're much prone to wear it. However, women there, because of the socioeconomic mobility, they also have more education. So some of them are also wearing it as a matter of assertion. Like, I want to wear this because this is my identity and I want to express this as my identity. तो बात ये है कि कोई भी चीज़ का एक मतलब नहीं हो रहा है. There are multiple ways, multiple factors from different regions that are driving women to wear it or even not wear it. Muslim women को जिस तरीके से मीडिया में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी मुस्लिम वाला डिस्कशन हो तो you will see a woman wearing a burqa. That's a representation. ऐसा लगता है कि मुस्लिम women बिना बुर्के की हो ही नहीं सकता है. हालांकि वैसा नहीं है. अगर आप ग्राम में जाके काम करोगे तो बहुत सारे लोग हैं वो नहीं पहनते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो कभी कभार पहनते, कभी कभार नहीं पहनते. इट्स एज मच एज मी वेयरिंग अ साड़ी सम डेज नॉट. एक बेसिकली जैसे वेलिंग आपने डिस्कस किया कि 1200 बिफोर क्राइस्ट से लेके अभी तक उसका हर रिलीजन में कहाँ ना कहाँ हुआ है, वो इवॉल्व हुआ है. आपका जो रिसर्च में सेकंड टॉपिक था सर्कमसिजन, जिसके आसपास बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी है कि ये अच्छा है कराने के लिए, कराना चाहिए एंड दैट इज़ हेल्दी एंड ऑल. देयर इज़ वन आर्ग्यूमेंट दैट सेज दैट एंड देयर इज़ अनदर आर्ग्यूमेंट वेयर साइंटिस्ट्स आर सेइंग कि ऑन वुमेन्स बॉडी दिस शुड नॉट हैपन. सो how do we discuss that in a constructive way? बहुत ही sensitive issue है. I mean, I would say yes, hijab is contentious, but this is sensitive because we are talking about a very closely knit community. And one thing I must admit that because I was not a part of that community, it was helpful for me to be able to have that discussion, that conversation with them, and they were much open to me as someone who was outside of their community and religion. एक जो चीज़ है इसके बारे में जो एक cautionary note है वो ये है कि मैंने तकरीबन 80 लोगों से बात किया है इस मुद्दे पे, इंटरव्यूज़ लिया है. बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये डिफरेंट लेवल्स में हमें ट्रॉमा कॉज कर रहा है. एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने बोला है कि नहीं कर रहा है. अभी मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है टू सॉर्ट ऑफ वैलिडेट दैट, बट आई जस्ट वांट टू से दिस दैट कोई भी नैरेटिव्स हो, कोई भी नैरेटिव हो, उसको मैं आई वांट टू वैल्यू दैट एज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस. साइंटिफिक एविडेंस के वाइज अगर हम लोग देखें, आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ बोलना ज़रूरी है कि जिस तरीके से इस प्रैक्टिस को भी फ्रेम किया जाता है ना, WHO ने इस प्रैक्टिस को कैटेगराइज किया है, 4 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4. एक जो डिस्क्रिपेंसी है, जो पहला प्रॉब्लम है कि इसके बारे में इंडिया में बात कैसे किया जाए. आई थिंक द वे इंटरनेशनल डिस्कोर्सेज वुड लुक एट कल्चर एज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे different types of practices, performances done on female genitalia at different intensities, सब कुछ मिला के एक प्रैक्टिस बना दिया गया है. अगर देखा जाए तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस किया जाता है, कोई एक चीज़ सिंपली ये नहीं है. तो वो पहली बात है. दूसरा चीज़ है कि एक डिस्क्रिपेंसी है. इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स रिजीम में जो नैरेटिव है उसमें ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट किया जाता है कि इम्प्लीकेशंस, वो टाइप 3 का इम्प्लीकेशंस डॉक्यूमेंट किया जाता है. टाइप 3 का नाम को बोलते हैं इन्फिबुलेशन, जहाँ पे वजाइनल ऑरिफिस को सील किया जाता है, एंड दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट ग्रीवियस फॉर्म ऑफ फीमेल जेनिटल कटिंग. अब वो जो प्रैक्टिस है वो पूरे दुनिया में जितने सारे कम्युनिटीज़ है उसमें से लगभग 5 से 7% लोगों में
I mean, those who are practicing it, they do that. And right now, with a lot of advocacies, the number has gone down. But the point remains, आपका जो documents है, वहाँ पे आप जब implications jot down कर रहे हो, आपका imagery वही है. Implications कहीं, but though that practice is not prevalent enough, right? So there is a gap happening. अभी जब इंडिया में when the petition was filed, when this was being discussed in the court, पहली बात तो ये है कि internationally इंडिया को as a country where FGC is practiced वो मान्यता नहीं दिया जाता है. तो enumeration India is not clearly enumerated. दूसरा चीज़ है the framing का जो बात है, those who are supporting the petition, like those who want to ban it, they are saying it's clearly a matter of human rights. Those, interestingly, who are supporting the practice, right? Those who are pro-Cubs, they are also saying that, FGC is bad because we don't practice FGC. Which is the third one? Third one is type 3, which is infibulation. But आप जिस तरीके से उसको सारा जो एक साथ कैटेगराइज कर रहे हो, अब कोर्ट में क्या जा रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं FGC पे, डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहा है कि ये होता है तो FGC होता है, बट वो जो टाइप 1 सब टाइप 1 है, वो भी एक तरीके का FGC है, जहाँ पे एक निक होता है एक 7 साल की उम्र के लड़कियों के इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी कॉल्ड बोरा कम्युनिटी. तो वो बहुत ही जो चीज़ है वो It can be fatal also if it goes wrong. It can be And fatal. There have been cases recorded Yes, and stuff. but not as such. In the Indian context, fetal cases are not recorded, at least through the course of my work. And that becomes one of the biggest problems in working with this. एक है जो larger narrative है, वो इस मुद्दे के बारे में बात नहीं करना चाहता है. It's oblivious to that. Circumcision. Right? Circumcision के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि recognition ही नहीं है. इंडिया को मान्यता ही नहीं दिया जा रहा है as a country which is practicing this. Secondly, आपका जो horizon of this practice is so big. The implications of this one, the one that is practiced in India, Cubs, वो बहुत ही it's not visible. तो argument wise फिर आप उसको कैसे human rights violation की तरह frame करोगे? Because your supporting evidence wouldn't really agree to that. So it is a bit of a question on how we also understand human rights. It's not a linear thing. It's not something where we say ये violation है या नहीं है. The framing of human rights is very important. जैसे मैं बोल रही हूँ कि context क्या है, उस चीज़ का meaning क्या है. अभी अगर आप देखा जाए तो उस practice को, that very petition, it has now been clubbed with Sabrimala review petitions. And that is not the case with hijab if you look at it. पर एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे. Why are men from our community, which is the Hindu community, so happy in celebrating something like a triple talaq? यहाँ जब ये हिजाब बैन लग जाता है, फ्रांस में लग जाता है, वो यहाँ खुश हो जाता है. इसका क्या रीज़न है? आपको क्यों लगता है? Let's say Hindu men, or which Hindu men, right? They are mostly coming from a right-wing perspective. And that right-wing perspective, let's say, define what is right-wing here. So right-wing is a conservative positioning in the political spectrum. What they're doing here and what ideologically they do is to create an us versus them. So they always need an other to consider themselves superior, right? So एक जो position of superiority है वो उनको दिखाना है. And ये जो right-wing politics, ये जो चीज़ की आप बात कर रहे हैं, we can also call it right-wing populist politics. Because somewhere it's rooted in the very representative democracy that we are in. तो उनको अच्छा लगता है कि okay, we have to create an other. Who is that other? Minority is the other. Why? Because there is a perception of threat that we want to create. Now I'm saying here, it's a perception of threat. It's definitely not a real threat. So you can do that in two ways. One is to frame Muslim women as those helpless people who are to be liberated, who are to be protected
from their own community. So you frame them and you become a protector. So there's a very paternal figure in you that or in that particular positioning that comes here. Comes from a place of superiority, by the way, not to. So the other here is the community. उनके जो औरतें हैं जिनको आप सबमिसिव के तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हो, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, राइट? सो यू वांट टू प्रोटेक्ट दोज मुस्लिम women who would fall into that category of being submissive, being subdued. However, if they go and protest, for example, शाहीन बाग के टाइम पे जब यही महिलाएं अपने सेम हिजाब पहन के ही प्रोटेस्ट कर रहे एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को, इमीडिएटली वो ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट कन्वर्सेशन चेंजेस, राइट? तो वो नैरेटिव स्पिन हो जाता है कि जब तक आप सबमिसिव थे मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि आप बैकवर्ड थे. जब आप सबमिसिव नहीं रहे, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो मेरे अगेंस्ट, तो आप मेरे लिए थ्रेट बन गए हो. सो दिस इज द trajectory of how what you asked, that why suddenly they do this, जहाँ तक कि उनको ये फील हो कि they are superior, they are okay to celebrate something. जहाँ पे उनको चैलेंज किया जाए, जहाँ पे उस आइडियोलॉजी को चैलेंज किया जाए कि हम सब इक्वल है. हाँ, वो तभी जाके उनको प्रॉब्लम होता है. सो क्रिएशन ऑफ दिस us and them is very vital for this politics. चाहे वो us and them पेरिस में हो या यहाँ हो. कहीं पे भी हो, पेरिस के कॉन्टेक्स्ट में या सी इम्पोजिशन इज एन इम्पोजिशन, एज आई सेड एट द वेरी बिगिनिंग. चाहे वो, सो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर फ्रांस में भी आपको ये बोला जा रहा है कि आप ये पहन के एजुकेशन नहीं ले सकते हो, राइट? आप ये पहन के आप ये नहीं कर सकते हो, इन चीज़ों में बैन है. Western European, like, so in the context of, in the global context, there are 35 countries. I'm excluding India at the moment from here. Including India, that would be 36 countries who have different forms of banning on hijab or veiling of different forms. जहाँ पे वो भी फॉर्म होता है एक राइट विंग सेंटिमेंट से. सो राइट विंग सेंटिमेंट इंडिया में एक तरीके से फॉर्म होता है, बाहर एक डिफरेंट तरीके से फॉर्म होता है. इस्लामोफोबिया का जो एक जो बैनिंग स्प्री जो 2010 के बाद अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाता है, कहीं ना कहीं उसका कड़ी जुड़ा हुआ है जो सिविलाइजेशनल आर्ग्यूमेंट है, वेस्ट वर्सेस द अदर, राइट? सो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच क्रिएट्स अगेन दिस अस वर्सेस देम, जहाँ पे आप जब तक एक्सोटिसाइज्ड एक बॉडी थे, मैं इसको मेरे वर्क में बोलती हूँ कॉलोनियल गेज. कॉलोनियल गेज इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू मेल गेज. दो एक साथ ही काम करता है. तो जब तक मैं आपको देख रही थी कि अच्छा, वो जो फ्रेंच म्यूजियम है, लूव्र म्यूजियम में, वहाँ पे जो द टर्किश बाथ करके जो फोटो है, एक टिटिलेटिंग जो फोटोग्राफ, जो पेंटिंग किया गया है, इनग्रे का पेंटिंग है, वही जो वो सेम चीज़ जो मैंने पहले बोला कि क्या चीज़ है वो छुपा रहा है, वो इंक्विजिटिवनेस, राइट? एक तरीके से हिजाब कंसील जो कर रहा है वो आपको क्यूरियस कर रहा है. दैट इज़ अ वे ऑफ एक्सोटिसाइजिंग द बॉडी, इरोटिसाइजिंग द बॉडी. उस बॉडी में आप क्यूरियस हो एंड उस बॉडी को ऑल्सो आप बैकवर्ड से ऑप्रेसिव एक सिचुएशन से निकालना चाहते हो. तो वहाँ पे भी एक प्रोटेक्टर सिंड्रोम आता है. प्रोटेक्टर सिंड्रोम इज, इट हैपन्स टू एनी पोजीशन ऑफ सुपीरियरिटी, इंडिया हो चाहे बाहर हो. बट द मोमेंट यू सी हिजाब as a perceived symbol of Muslimness, where Islam itself is contentious, आप इस्लाम को वो अदर के तरीके से देख रहे हो, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है. वहीं से आपका नैरेटिव वो ऑप्रेस्ड विमेन से हट के थ्रेटनिंग विमेन बन जाता है. तो ये कॉलोनियल पीरियड में हुआ है, और ये मॉडर्न जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है. वो 9/11 के बाद जिस तरीके से इस्लामोफोबिया और विजिबल मार्कर्स ऑफ इस्लाम को यूएस में डिफरेंट तरीके से
मार्क किया गया. That's the same argument here. कि कोई terrorist है जिसके साथ the idea of Islam is even in a, I mean, it's not a correlation, but it was, that organization was an Islamic organization in a way, right? तो आप पूरे religion को उसके साथ co-terminus बना रहे हो. And hijab को in the other way, आप Islam के साथ co-terminus बना रहे हो. The links are not that clear. And for us to understand these links, we have to understand these things in the way they happen historically. Correct. Nope.